चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साइबर अपराध। इससे देखिए ये जो क्वेश्चन है पहले इसको देख लेते हैं कि साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध दोनों को समझाएं। यह साइबर सेफ्टी से आपका क्या आशय है और चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ों को जाना था साइबर सुरक्षा के बारे में, जो आपका पिछला वीडियो हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं साइबर अपराध। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य से जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों है। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों के एक स्तर को जन्म दिया है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। साइबर नियम क्या है? तो साइबर कानून साइबर लॉ भी कहलाता है। यह शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का, विशेष रूप से साइबर स्पैम का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की तरह कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारिता का समावेश है। संक्षिप्त में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयास है। MS DOS का पूरा नाम लिखिए। तो MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल उन्हीं उपकरणों से होता है और उन्हीं के माध्यम से वो कंप्यूटर से अपना कोई कार्य करता है। उदाहरण कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए किन्हीं दो सॉफ्टवेयरों के नाम बताएं। तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के निम्नलिखित दो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, पेज मेकर और MS वर्ड आदि हो जाते हैं। विभिन्न ऑफिस पैकेजेस कौन कौन से हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो वर्तमान में कई प्रकार के ऑफिस पैकेजेस प्रचलित है, जिनमें प्रमुख हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। यह कार्यालयों में उपयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है। मुख्यतः सभी कार्यालयों में इसी ऑफिस पैकेजेस का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसकी सहायता से आप डाटा के रख रखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण आदि सभी कार्यों को कर सकते हैं। ऑरेकल ओपन ऑफिस 2007। इस ऑफिस पैकेज की सहायता से आप कार्यालय के डेटा से संबंधित सभी कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। इसमें आप आंकड़ों के एकीकरण, संग्रहण, व्यवस्थीकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जोड़े जाते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः नेटवर्क टोपोलॉजी 4 प्रकार के होते हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और जाल टोपोलॉजी। उपयुक्त सभी प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी को आवश्यकता के अनुसार संयुक्त रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्टार बस टोपोलॉजी या स्टार रिंग टोपोलॉजी इत्यादि। लॉग इन लॉग आउट क्या है? तो देख लेते हैं लॉग इन। जब किसी पुराने यूजर द्वारा लॉग ऑफ यूजर नेम का प्रयोग किया जाता है तो सभी प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और एक भिन्न यूजर के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, जिसमें कि नए यूजर द्वारा पुनः लॉग इन किया जा सकता है। लॉग आउट कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता द्वारा अपने अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया लॉग आउट कहलाती है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है, जिसे www वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसे आरंभ की फाइल अथवा होम पेज कहते हैं। एक स्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस प्रकार प्राप्त किया जा सके, उनके पते का होम पेज देते हैं। होम पेज से तुम्हें उसके सभी अन्य पेजों की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए IBM के लिए वेबसाइट के होम पेज का पता http www.ibm.com के रूप में दिया जाता है। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम
एक इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। IBM के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर पूर्ण संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज़ 95/98/ME में विंडोज़ एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवरों तथा नेटवर्क संबंधों की देखभाल एवं व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज़ XP में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य किया जाता है। स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखी। किसी विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है, उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसे विंडो में दिए होते हैं जिन्हें विंडो के छोटे आकार के कारण सभी सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती। स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे जाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में दाएं या बाएं जाने के लिए किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। परिभाषा: ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत, निर्गत इकाई, केंद्रीय संसाधक इकाई व स्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा प्रयोक्ता द्वारा दिए गए निर्देशों व अन्य सॉफ्टवेयरों के सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। कार्य प्रक्रिया प्रबंध, स्मृति प्रबंध, आगत निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि। रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना, इसका पूरा नाम यही है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषता संक्षेप में समझाएं। तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मुख्य विशेषता निम्न प्रकार हो जाती है। यह एक स्थायी स्मृति है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों के समूह यानी प्रोग्राम संग्रहित कर दिए जाते हैं। रोम में संग्रहित निर्देश समूह परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं या नॉन वॉलेटाइल अर्थात स्थायी होता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने या कंप्यूटर बंद होने की स्थिति में रोम में संग्रहित आंकड़े निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। यह सेमी कंडक्टर चिप होती है। रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम या इसमें संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। रोम या इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाए। तो इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में अंत के ज्ञान हेतु दोनों की अवधारणा को जानना आवश्यक है। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट होते हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में परिवर्तित करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। इसे स्याही की बूंद दबाव से प्रिंट हेड से कागज पर गिरती है तथा अक्षर या आकृति बन जाती है। इनसे छपे अक्षर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी धीमी होती है। प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं, इसलिए अधिक खर्चीली होती हैं। लेजर प्रिंटर
लेज़र प्रिंटर प्रिंट की अत्याधुनिक प्रणाली है। ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेजी से बढ़ता है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छापते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि सामान्य लेज़र प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। इसमें लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेज़र किरणें परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती हैं तथा बेलन पर एक चार्ज बिंदु उत्पन्न हो जाता है। इस तरह बेलन पर अक्षर उकेर लिए जाते हैं। फिर उस पर सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है, जिसे टोनर कहते हैं। पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहां प्रकाश बिंदु होते हैं। तब इस बेलन को कागज पर घुमाकर ये अक्षर कागज पर उतर जाते हैं। ये अक्षर अभी स्थायी नहीं होते हैं। कागज को थोड़ी गर्मी मिलते ही ये पिघलकर कागज पर स्थायी रूप से छप जाते हैं। पाउडर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्षर उतने ही आकर्षक आते हैं। पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पेन ड्राइव का अर्थ एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी तथा पोर्टेबल डिवाइस होती है, जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की तरह भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ती हैं। इस युक्ति की संकलन क्षमता 16 GB से 64 GB या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली युक्ति है। पेन ड्राइव का उपयोग। पेन ड्राइव का सामान्य प्रयोग इस प्रकार है। यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। ये सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है, जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डेटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के संभाल के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। यह अनुप्रयोगों को चलाने तथा परिवहन में भी प्रस्तुत होती है। यह कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जाती है। इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे कंफर्टेबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली-जुली युक्ति में प्रयोग करते हैं। स्टोरेज यूनिट अथवा स्मृति क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिसका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचना स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस भाग का प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के काल के उसके अंतरिम और अंतिम परिणामों को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव है। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में अलग अलग हो सकता है। यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट मेमोरी, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं। मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है, और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है। माउस के कार्य बताएं। तो माउस आपको पता है कि इस तरह से बना होता है, लेफ्ट राइट बटन होते हैं और एक ये कहते हैं स्क्रॉल पॉइंट होता है जो ये घूमता है ना। माउस के सहायक में किसी प्रोग्राम को खोलते हैं। माउस को इधर उधर सरकाकर माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में आवश्यकता अनुसार घुमाते हैं। रबर का बॉल लगा होता है ना, ये जो बीच में क्या होता है लेफ्ट राइट बटन होता है, ये बॉल लगा होता है रबर का। तो माउस बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने ड्रैगिंग पर वह स्थान काला हो जाता है, जिसे सेलेक्ट कहते हैं। माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। पुनः एक बार माउस के बाएं बटन को दबाने पर विंडोज़ के
अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज़ खुला हुआ है या कोई सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में कितने प्रकार के कीज़ होते हैं? कंप्यूटर में निम्न प्रकार के कीज़ होते हैं: कर्सर, नियंत्रण कीज़, फंक्शन कीज़, टाइपराइटर कीज़, न्यूमेरिकल कीपैड, कैप्स लॉक, शिफ्ट की, एंटर, रिटर्न की, डिलीट की, बैक स्पेस की। सीपीयू में कितने बटन होते हैं? तो सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन। सीपीयू का कार्य बताएं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। सीपीयू प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का एक क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करना। सीडी का आकार एवं संग्रहण क्षमता बताएं। तो वह वृत्ताकार प्लास्टिक की ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसकी क्षमता 400 मेगाबाइट होती है। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषता सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु भी कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है जो कि उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में से प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की सहायता से चलाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क की साधारणता वैन कहते हैं। इसमें 2 कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें 2 कंप्यूटरों के बीच की दूरी किसी 2 शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है। इसे वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।